हाय एवरीवन, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे हम लोग और ग्रुप 17 समाप्त किए थे। अब इस यूनिट का जो अंतिम ग्रुप बचा ग्रुप 18, उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है कंटेंट, लेकिन जो भी है उसको डील करते हैं हम लोग। जान रहे हो कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 18 है, ग्रुप 18, उस ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 18 में जो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, आर्यन। ये सभी एलिमेंट्स एंशिएंट टाइम में कहे जाते थे इनर्ट गैसेस और रेयर गैसेस। इनर्ट गैसेस अक्रिय गैस इसलिए कहे जाते थे क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करते थे, अनरिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव थे। और रेयर गैसेस क्योंकि इनका जो एबंडेंस था वह एबंडेंस बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में वे नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते थे। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ऑल दीज वेयर कॉल्ड इनर्ट गैसेस और रेयर गैसेस। Inert gases because they all are unreactive, non-reactive, and simultaneously they occur in rare amount। तो इन कारणों के चलते जो है ये इनर्ट और रेयर गैस जो है कहे जाते थे। जब आगे डेवलपमेंट हुआ तो फिर कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आए, और ऑब्जर्वेशंस क्या आया कि कुछ कुछ नोबल गैस जो है वे केमिकली रिएक्टिव हैं। तो जब अब ये रिएक्शन करने लगे तो अब इनको इनर्ट गैस कहना सही नहीं है। तब फिर रिसेंटली इन गैसों को जो है नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। और इस नोबल का मतलब होता है आइडियल, आइडियल मतलब स्टेबल। तो स्टेबल कहने का मतलब हुआ कि ये नॉन रिएक्टिव है, ऐसा तो अब हम लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वेरी लेस रिएक्टिव है। बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स नहीं बनते हैं नोबल गैस के, कुछ कुछ ही है। तो एक तो इनर्ट नेचर इसका ख़त्म हुआ, लेकिन जो रिएक्टिविटी आया वह रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं आया। तो मेनली जो स्टेबल गैस बोला जाता है इनको, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आगे अभी हम लोग लिखेंगे तो पता चलेगा इनके बारे में। अब ये सारे जो है मोनो एटॉमिक गैस होते हैं। रेडॉन इसमें से एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडॉन जो है वह क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बाकी सभी जो है मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। अब इसमें से एबंडेंस की यदि हम लोग बात करें तो इन सब में आर्गन का एबंडेंस सबसे ज़्यादा है। अर्थ एटमॉस्फेयर में आर्गन अप्रॉक्स 1%, 0.93% एग्जिस्ट करता है। जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसी में आर्गन गैस का एग्जिस्टेंस, नियॉन का नहीं, आर्गन गैस का एग्जिस्टेंस जो है वह 1% के आसपास है। मतलब एग्जैक्ट एबंडेंस इसका 0.93% है। हीलियम सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, हाइड्रोजन के बाद। हम लोग जानते हैं कि इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के बाद है कोई तो वह है हीलियम। हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो बना है हाइड्रोजन हीलियम से बन करके मिल करके
बोल रहा है कि यूनिवर्स में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है 76%, हीलियम है 23%, मतलब पूरा जो है 99% तो यही हो गया, बाकी 1% में सब है ऐसा। तो हीलियम इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स आफ्टर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन constitutes 76% of universe while helium constitute 23%। बताया कि सूर्य और जितने भी स्टार्स हैं वे सारे हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलकर के बने हुए हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के। नोबल गैसेस एयर में हैं, तो एयर से इनका आइसोलेशन कैसे होता है, नोबल गैस को कैसे अलग किया जाता है एयर से, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे ज़्यादा आर्गन गैस 1%, बाकी सारे गैसों का एबंडेंस बहुत कम है। बहुत कम कहने का मतलब बहुत कम। तो नोबल गैसों का आइसोलेशन, कैसे उनको आइसोलेट किया जाता है एयर मिक्सचर से। चूँकि एयर बहुत सारे गैसों का एक मिक्सचर है, तो वहाँ से कैसे नोबल गैस को अलग किया जाता है उसको हम लोग देखते हैं। isolation of noble gases from air। हवा से नोबल गैस को कैसे आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है, उसको देखते हैं। तो बोल रहा है कि जो लिक्विड एयर है उस लिक्विड एयर में कई गैस होते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब इन सारे गैसों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह अलग अलग है, और अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के चलते इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो सकता है। यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें हम लोग, तो हीलियम का है -269, नियॉन का है -246, आर्गन का है -186, क्रिप्टन का है -152, जेनॉन का है -107, N2 का है -195, O2 का है -183। और देखो ये बॉइलिंग पॉइंट कितने अलग हैं सबका, और यही अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के चलते इन सब का आइसोलेशन या सेपरेशन आसान हो जाता है, जो हम लोग करेंगे कैसे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब ये सारे गैसों का मिक्सचर होगा, उसको हम लोग हीट करेंगे, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है वह पहले डिस्टिल्ड ऑफ होगा वहाँ से। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का देख रहे हो -269 है, तो सबसे पहले वहाँ से डिस्टिल्ड ऑफ होगा, वेपर बन करके अलग हो जाएगा, दूसरे कंटेनर में जाएगा, जहाँ से उसको कंडेंस्ड करके फिर से हम लोग लिक्विड या फिर वैसे गैसेस फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद नियॉन का है, तो हीलियम सबसे पहले बर्तन से उड़ेगा, उसके बाद नियॉन, फिर आर्गन, नियॉन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद आर्गन, फिर ऑक्सीजन, क्रिप्टन, और फिर लास्ट में उसमें बच जाएगा कौन, जेनॉन, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज गैसेस द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर कैन बी कैरिड आउट टू सेपरेट ऑल दीज गैसेस और आइसोलेट नोबल गैसेस फ्रॉम द एयर मिक्सचर। अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होने के चलते इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और सारे गैसों को यहाँ से आइसोलेट आप कर सकते हो।
एक रेले और रामसे मेथड है। रेले और रामसे जो है कैसे नोबल गैस को आइसोलेट किए उसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है रेले एंड रामसे मेथड। नाम है दो साइंटिस्ट का। इन्होंने नोबल गैस को कैसे आइसोलेट किया। तो बोल रहा है कि इसमें से एयर में जो अलग अलग कंस्टिट्यूएंट हैं, अलग अलग गैसेस हैं, उनको जो है वहाँ से अलग किया जाएगा। तो जैसे एयर में बताए कई गैस हैं। एक तो नोबल गैसेस हुए, उसके अलावे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सभी गैसेस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि नोबल गैस को पहले वहाँ से आइसोलेट नहीं करेंगे, बल्कि बाकी गैस जो प्रेजेंट है उन गैसों को वहाँ से हम लोग अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे देखना। सबसे पहले अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके सोडियम कार्बोनेट बना लेगा और वाटर वेपर। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से हट जाएगा। उसके बाद ये जो वाटर वेपर बचा उसके लिए हम लोग फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड मिलाएंगे तो यह वाटर वेपर से कंबाइन करके फास्फोरिक एसिड बना लेगा। तो इस तरह से वाटर वेपर भी वहाँ से हट गया। उसके बाद ऑक्सीजन हटाने के लिए कॉपर मिलाएंगे, उसको हीट करेंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड बन करके ऑक्सीजन भी हट जाएगा। नाइट्रोजन को हटाने के लिए उसमें मैग्नीशियम मिला देंगे तो यह नाइट्रोजन से कंबाइन करके मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेगा। तो नाइट्रोजन को हटाए मैग्नीशियम मिला करके, ऑक्सीजन को हटाए कॉपर से ट्रीट करवा करके, वाटर वेपर को हटाए P2O5 से रिएक्शन करवा के, और CO2 को हटाए NaOH से रिएक्शन करके। तो जब इन सारे सब्सटेंस को आप मिलाओगे तो ये जो गैसियस स्पीसीज है ये सभी कंबाइन कर जाएंगे, वहाँ से हट जाएंगे। तो अब उसमें केवल बचेगा क्या, नोबल गैस। और अब जो केवल नोबल गैस बचेगा तो इन नोबल गैस को फिर कैसे अलग करेंगे। बाकी जो अब उसमें बचे केवल नोबल गैस, तो उनको वहाँ से अलग कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए एक स्पेशल मेथड है। उसके लिए एक स्पेशल मेथड है, दीवार कोकोनट चारकोल मेथड। उससे हम लोग अलग करते हैं उसको। देखते हैं क्या है वह मेथड। तो एक तो हम लोग एयर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग किए, क्योंकि उसमें जो अलग अलग गैस थे सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग था। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो पहले वहाँ से डिस्टिल्ड ऑफ हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वह उसी में जो है बच जाएगा। दूसरा या रेले और रामसे मेथड में हम लोग क्या देखें कि नोबल गैस को नहीं हटाएंगे, बाकी जो गैस हैं उन गैसों को वहाँ से ट्रीट करवा देंगे किसी सब्सटेंस से तो वो हट जाएंगे। तो अब एयर में बचे केवल नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। अब इन नोबल गैसेस का सेपरेशन के लिए हम लोग पढ़ेंगे दीवार कोकोनट चारकोल मेथड। कोकोनट चारकोल मेथड, दीवार कोकोनट चारकोल मेथड। क्या इसमें होगा, कैसे होगा रिएक्शन देखोगे। सबसे पहले ये जो नोबल गैसेस है, तो नोबल गैसेस मतलब इसमें हीलियम होगा, नियॉन होगा, आर्गन होगा, क्रिप्टन होगा और जेनॉन। रेडॉन तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उससे मतलब नहीं है। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ कोकोनट चारकोल एट -100 डिग्री सेल्सियस। कि ये जो इनर्ट गैसों के मिक्सचर हैं, इस मिक्सचर को कोकोनट चारकोल के संपर्क में लाएंगे
काफ़ी कम टेम्परेचर पे, -100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये दो पार्ट में बटेंगे, हीलियम और नियॉन अलग हो जाएगा और आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, मतलब ये जो हेवी गैसेस हैं वे अलग और जो लाइट गैसेस हैं वे अलग। तो ये गैसेस जो है एड्जॉर्ब कर जाएंगे, एड्जॉर्ब्ड ऑन द कोकोनट चारकोल, कोकोनट चारकोल पे जो है वे जा करके एड्जॉर्ब हो जाएंगे, उनका एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। एड्जॉर्प्शन का थ्योरी ही है कि हाई मोलर मास वाले सब्सटेंस का एड्जॉर्प्शन पहले होता है। तो जब आप इस टेम्परेचर पे लाओगे इन सारे गैसों के मिक्सचर को, तो ये जो हेवियर गैसेस हैं इनका पहले एड्जॉर्प्शन हो जाएगा कोकोनट चारकोल पे, और ये जो लाइट गैसेस है वे नहीं एड्जॉर्ब होंगे। तो ये दोनों गैसेस जो है रिमेन अनएड्जॉर्ब्ड एंड हेंस पम्प्ड आउट, उसको वहाँ से अलग कर देंगे हम लोग ऐसा। अब इसमें से ये जो बचेंगे फिर से इसको क्या करना है, ब्राउट इन कांटेक्ट विथ अनदर सैंपल ऑफ कोकोनट चारकोल। टेम्परेचर इस बार काफ़ी कम करेंगे, -180 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या होगा कि फिर यहाँ से हीलियम और नियॉन में नियॉन का मास ज़्यादा, तो इसका एड्जॉर्प्शन पहले होगा, नियॉन गेट एड्जॉर्ब्ड, इसका एड्जॉर्प्शन पहले हो जाएगा। उसके बाद एड्जॉर्ब हो जाएगा तो इसको हीट कर देंगे, तो वहाँ से इस चारकोल से अलग हो जाएगा। अब हीलियम यहाँ से अलग, हीलियम जो है अनएड्जॉर्ब्ड रहेगा, इसका एड्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको यहाँ से अलग कर देंगे, पम्प्ड आउट, निकाल लेंगे बाहर ऐसा। तो सबसे पहले उस नोबल गैस के मिक्सचर को हम लोग एड्जॉर्ब करवाए कोकोनट चारकोल पे -100 डिग्री सेल्सियस पे। तो -100 डिग्री सेल्सियस पे जो एड्जॉर्प्शन हुआ वह 3 गैसों का हुआ। हेवियर गैसेस है, इनका एड्जॉर्प्शन पहले होगा एड्जॉर्प्शन थ्योरी के अनुसार। तो जब ये 3 गैस एड्जॉर्ब होंगे तो बाकी ये दोनों अनएड्जॉर्ब रहेंगे। तो पम्प्ड आउट मतलब उसको वहाँ से निकाल लेना है बाहर। अब निकालने के बाद फिर यही हीलियम और नियॉन के मिक्सचर को जो है एक दूसरे चारकोल के साथ एड्जॉर्प्शन करवाना है, लेकिन टेम्परेचर इस बार 100 से -180, क्योंकि 100 पे तो एड्जॉर्प्शन हो नहीं रहा था। तो जब -180 करोगे तो यहाँ से भी एड्जॉर्प्शन केवल नियॉन का होगा, हीलियम का नहीं होगा, क्योंकि हीलियम सबसे लाइट गैस है, सबसे हल्का, एड्जॉर्प्शन इसका जल्दी हो नहीं पाएगा। तो यह अनएड्जॉर्ब रहेगा तो वहाँ से निकल जाएगा, और नियॉन जाकर के एड्जॉर्ब कर जाएगा। तो फिर चारकोल को हीट करोगे तो वहाँ से नियॉन का डिजॉर्प्शन हो जाएगा और वो बाहर हो जाएगा, आइसोलेट कर लेंगे हम लोग। वही काम इधर करेंगे, फिर से इसका एड्जॉर्प्शन करेंगे -180 डिग्री पे। तो इस पे क्या होगा कि आर्गन जो है लिक्विफाई हो जाएगा, आर्गन गेट लिक्विफाइड, और जो क्रिप्टन और जेनॉन हुआ, लिक्विफाई मतलब एड्जॉर्प्शन हो जाएगा, जेनॉन हुआ वह अनएड्जॉर्ब्ड रहेंगे, इनका एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो फिर इसको हीट कर देना है, हीट एट -90 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से क्रिप्टन अलग हो जाएगा, सॉरी अनएड्जॉर्ब नहीं, मतलब इनका एड्जॉर्प्शन तो ही गया। तो क्रिप्टन यहाँ से रिमेन्स अनएड्जॉर्ब्ड, मैंने डिजॉर्प्शन हो जाएगा, और जेनॉन रिमेन्स एड्जॉर्ब्ड। और फिर इसको क्या करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे तो जेनॉन भी यहाँ से अलग हो जाएगा। तो पूरे प्रोसेस को ज़रा एक बार फिर से डिटेल में समझ लो, समझ में आ जाएगा क्या है। तो सबसे पहले हम क्या बताएं कि ये जो नोबल गैस के मिक्सचर है, इनको सबसे पहले आप एयर के मिक्सचर से अलग करोगे। कैसे किए, तो रामसे रेले मेथड हम लोग देखे। अब जो ये नोबल गैसेस या इनर्ट गैसों का मिक्सचर है, इसको पार्टिकुलरली अलग अलग करने के लिए है दीवार कोकोनट चारकोल मेथड, मतलब इसमें कोकोनट चारकोल का इस्तेमाल होता है, दीवार नाम है।
तो सबसे पहले इन सारे गैसों को कोकोनट चारकोल के संपर्क में लाएंगे -100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें से जो ये 3 हेवियर गैसेस हैं, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, इन तीनों का एडजॉर्प्शन हो जाएगा कोकोनट चारकोल पे, मतलब वहाँ जा करके वे जमा हो जाएंगे। और ये जो दोनों लाइट गैसेस बचे, इनका एडजॉर्प्शन नहीं होगा, तो नहीं होगा तो वहाँ से उसको पाइप के थ्रू बाहर निकाल लेना है। अब ये जो एडजॉर्ब नहीं किए थे हीलियम और नियॉन, तो क्या करेंगे कि इन 2 गैसों के मिक्सचर को फिर से कोकोनट चारकोल के एक दूसरे सैंपल के साथ एडजॉर्प्शन करवाएंगे, मतलब दूसरा कोकोनट चारकोल लेना है, लेकिन टेम्परेचर इस बार पहले से और कम। वहाँ -100 पे तो एडजॉर्प्शन हुआ नहीं था इन गैसों का, तो इस बार टेम्परेचर जाएगा -180। और जब -180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो अब क्या होगा कि इतना कम टेम्परेचर पे फिर जो हेवियर गैस है नियॉन, उसका एडजॉर्प्शन होगा, हीलियम एडजॉर्ब नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो वैसे ही गैसेस फॉर्म में रहेगा, तो उसको वहाँ से पंप आउट कर लेंगे, पाइप से बाहर उसको कर देंगे, निकाल देंगे। और नियॉन चूंकि एडजॉर्ब हो जाएगा, चारकोल सरफेस पे जा करके जमा हो जाएगा, तो वहाँ से जमा हो गया तो उसको वहाँ से हटाने के लिए थोड़ा सा हीट करो, तो हीट करने से एडजॉर्प्शन का रेट घटता है, या बोलो डिजॉर्प्शन हो जाएगा। तो जो नियॉन का गैस वहाँ जमा हुआ था वहाँ से जो है हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद अब इधर जो 3 गैसेस बचे, आर्गन, क्रिप्टन और जेनॉन, फिर से क्या करेंगे कि इन तीनों का एडजॉर्प्शन करवाएंगे -180 पे। तो इतना कम टेम्परेचर पे आर्गन लिक्विफाई कर जाएगा, वो लिक्विड में बदल जाएगा, और इन दोनों गैसों का एडजॉर्प्शन हो जाएगा कोकोनट चारकोल पे। तो ये लिक्विफाई हो जाएगा, तब तो ये अलग हो गया, और ये दोनों का एडजॉर्प्शन हो गया वहाँ। तो इन दोनों का जब एडजॉर्प्शन होगा तो क्या करेंगे कि जो -180 था टेम्परेचर, अब इस टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, हीट करेंगे तो -90 पहुंचाएंगे। -90 करने के साथ क्या होगा कि क्रिप्टन का जो एडजॉर्प्शन हुआ था वो वहाँ से डिजॉर्ब हो जाएगा, हट जाएगा। जेनॉन अभी भी चिपका हुआ रहेगा उसी सरफेस पे, कोकोनट चारकोल के सरफेस पे। तो ये डिजॉर्ब हुआ तो वहाँ से अलग हो गया, और इसका एडजॉर्प्शन अभी भी रहा, वैसे ही चारकोल पे चिपका रहा। तो फिर से -90 टेम्परेचर बढ़ा करके 0 कर देंगे और हीट करेंगे, तो फिर फाइनली यहाँ से जेनॉन का भी डिजॉर्प्शन हो जाएगा। और इस तरह से सारे नोबल गैसों को जो है हम लोग अलग अलग यहाँ से कर लेंगे। तो यह था दीवार कोकोनट चारकोल मेथड कि कैसे नोबल गैसेस को आइसोलेट करते हैं और सेपरेट करते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे इसको। टेम्परेचर कंडीशन केवल याद रखना है, 100 डिग्री से -100 डिग्री सेल्सियस और -180। तो -100 पे सारे गैसों का तो नहीं हुआ एडजॉर्प्शन, 3 हेवियर गैसों का हुआ, और जो लाइट गैसेस थे उनका नहीं हो पाया। तो जिनका नहीं हो पाया फिर उनके लिए और टेम्परेचर कम किया जाएगा 180। तो उस केस में नियॉन का एडजॉर्प्शन हो गया, हीलियम का नहीं हुआ तो वे सेपरेट हो गए। उसी प्रकार से इधर जो बचे आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, यहाँ भी टेम्परेचर -180 किए, तो यहाँ से आर्गन लिक्विफाई कर गया, उन दोनों का एडजॉर्प्शन हुआ। अब उन दोनों का एडजॉर्प्शन हो गया तो दोनों में से एक को हटाने के लिए फिर -90 तक टेम्परेचर किए, बढ़ा दिए टेम्परेचर, तो उसमें से जेनॉन का एडजॉर्प्शन बना रहा और क्रिप्टन का जो है डिजॉर्प्शन हुआ, हट गया। उसके बाद फिर फाइनली उस -90 टेम्परेचर को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस कर दिए, तो जेनॉन का भी डिजॉर्प्शन हो गया कोकोनट सरफेस से, और इस तरह से सारे नोबल गैस जो है वे अलग हो गए। उसके बाद अब हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर आते हैं, और उसमें से सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डील करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का हम लोग जानते हैं काफ़ी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। एटॉमिक नंबर 2 इसका 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54, रेडॉन का 86। तो इसका डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10,
उसके बाद 4s2 और 4p6। सेल वाइज अरेंज करके लिखा जा रहा है। वैसे इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10, 4s2, 4p6, 4d, 10, 5s2, 5p6 और लास्टली रेड ऑन का बचा, तो इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 10, 4s2, 4p6, 4d10, 4f14, 5s2, 5p6 और उसके बाद क्या 5d10, फिर 6s2 और 6p6। एक कन्फिग्रेशन है। तो इन कन्फिग्रेशन में जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सामने आएंगे या जो इम्पॉर्टेंट हैं वह है कि हीलियम का वैलेंस में s है। इसका मतलब हुआ कि हीलियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो हीलियम को आप एक p ब्लॉक एलिमेंट नहीं बोलोगे, नॉट ए p ब्लॉक एलिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक वैसा एलिमेंट का आप नाम बताओ जो p ब्लॉक में इंक्लूड है लेकिन एक्चुअली में वह p ब्लॉक है नहीं, तो वह हीलियम है जो p ब्लॉक में इंक्लूड है लेकिन p ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि इसके पास तो p ऑर्बिटल है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन s में गया है, तो एक्चुअली यह s ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन चूंकि प्रॉपर्टी मैच कर रहा था इन सबसे, इसलिए इसको जो है इन सब के साथ रखा गया, नोबल गैस की कैटेगरी में आता था, दैट्स वाई। तो पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यही हुआ कि हीलियम is not a p block element, it has only s orbital, that is its electron enters into s orbital, so it will be s block element, not p block। तो हीलियम एकमात्र वैसा एलिमेंट है जो p ब्लॉक में है लेकिन एक्चुअली यह p ब्लॉक नहीं है, या s ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जाता है। बाकी एलिमेंट्स का ठीक ठाक है और बाकियों में आप देखोगे तो ये बात कॉमन है, सबका लास्ट में s2 और p6 है। तो इस आधार पे सबका एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो ns2np6 ऐसा। तो ns2np6 हो गया, तो टोटल 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ऐसा। अब इन सारे एलिमेंट्स का वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स है और यही ऑब्जर्वेशन था कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये केमिकली बहुत कम रिएक्टिव थे या ऑलमोस्ट शुरू में तो नॉन रिएक्टिव ही थे, कोई रिएक्शन ही इनका नहीं था। तो वही ऑब्जर्व किया गया था कि आखिर वैसा क्या खास है इन गैसों में जो ये रिएक्शन नहीं करते हैं। तो वही देखा गया कि सबके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो एलिमेंट बचे नोबल गैस की कैटेगरी में, उन सब का वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 8। तब जाकर के सबको लगा कि यदि वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो वह स्टेबल होगा, वह नॉन रिएक्टिव होगा, किसी से कोई मतलब नहीं रखेगा, मतलब किसी से उसका कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से फिर कंक्लूजन आया था और एक ट्रेडिशन चला था कि नहीं, एलिमेंट का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, नहीं है तो वही 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए पूरा रिएक्शन होगा, पूरा एलिमेंट का एटम का कम्बिनेशन होगा ताकि उनके वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, वे नोबल गैस की जैसा बन जाए और वे क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। समझ गए इस बात को? तो यह यहाँ से जो है एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आया। तो 2 बात हम लोग सीखे यहाँ से, एक कि हीलियम p ब्लॉक एलिमेंट नहीं है और दूसरा कि हीलियम के अलावे बाकी जो नोबल गैस बचे उन सब का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वे सभी 8 इलेक्ट्रॉन कंटेंट किए हुए हैं, ऑक्टेट है उनका और इसलिए वे स्टेबल हैं। तो जो नोबल गैस हम लोग बोल रहे थे इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पे बोल रहे थे कि नोबल गैस मतलब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इनका, वे स्टेबिलाइज्ड हैं, वे बहुत कम रिएक्टिव हैं, जनरली रिएक्शन करते नहीं। पहले तो एकदम ही रिएक्शन नहीं करता था, वो बाद में कैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ नोबल गैस का, कैसे इसके कंपाउंड बने, वो हम लोग देखेंगे आगे। लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से यहाँ जो इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन आ सकता था वह कंक्लूजन यही है जिसको हम लोग देखें। तो यहाँ से एक ऐसे भी आता है कि नोबल गैस जो है वे इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने का टेंडेंसी नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं? तो अब यहाँ से बोलोगे, देख रहे हो S और P, S में 2 है, P में 6 है,
मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वह है, फुलफिल्ड सबसेल। अब जब फुलफिल्ड सबसेल है तो यह इलेक्ट्रॉन तो लेना नहीं चाहेगा, क्या कि लेकर के इलेक्ट्रॉन रखेगा कहाँ, लूज भी नहीं करना चाहेगा, नहीं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वह गड़बड़ा जाएगा, बिगड़ जाएगा ऐसे। तो ड्यू टू स्टेबल फुलफिल्ड वैलेंस सबसेल नोबल गैसेस हैव नो टेंडेंसी, वेरी लेस टेंडेंसी, क्या नो टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। समझ गए। तो नोबल गैस का इंट्रोडक्शन, इनका एबंडेंस, कैसे आइसोलेशन होता है इनका, और फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इन फैक्टर्स को जो है हम लोग देखें। नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुछ और जनरल प्रॉपर्टी जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, और लास्ट में फिर केमिकल रिएक्टिविटी। तो इन सारे फैक्ट को जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।